हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका शर्मा। अभी तक हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में। पिछले वीडियोस में हमने SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर, 2 स्टैंड फॉर बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अब हम मूव ऑन करते हैं टू SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 reaction is substitution nucleophilic and 1 here stands for unimolecular reaction. सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हम जानते ही हैं कि एल्काइड हैलाइड्स की बेसिकली ये रिएक्शन है जिसमें हम जानते हैं दैट हैलाइड आयन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सम अदर न्यूक्लियोफाइल। किसी और न्यूक्लियोफाइल से एक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, इसलिए इनको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 1 here stands for unimolecular reaction। कैसे, अपन एक एग्जांपल लेके स्टडी करेंगे। हम रिएक्शन करवा रहे हैं टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड का। टर्शी ब्यूटाइल क्लोराइड का हम वाटर के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो what happens is the halide ion, chloride ion is being removed, its place is being taken up by the OH ion। तो OH नेगेटिव भी क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल हट रहा है क्लोराइड और उसकी जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले रहा है along with formation of H3O positive and Cl negative। अब ये रिएक्शन हम SN1 मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। SN1 is basically a multiple step reaction। जैसे अपन ने SN2 पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसमें हमने कहा था सिंगल स्टेप, लेकिन ये किस तरह से होता है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। किस तरह से होता है हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इन द फर्स्ट स्टेप ओनली द टर्शियरी हैलाइड इज इन्वॉल्व्ड। CX बॉन्ड या CCl बॉन्ड, यहाँ पे हमने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है इसलिए। दिस अंडरगोस क्लीवेज, Cl बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए CCl बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन अपने साथ ले जाएगा एंड इट विल बी रिमूव्ड एज Cl नेगेटिव आयन। यहाँ फिर क्या बच गया, CH3 होल साइड C पॉजिटिव आयन। दिस इज अ कार्बोकेटाइन, अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है। कार्बोकेटाइन में अब ये कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन कैसा था, sp3 हाइब्रिड, नाउ इट इज sp2 हाइब्रिड एंड देयरफॉर दिस कार्बोकेटाइन हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। दिस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। इस स्टेप के लिए ये जो स्टेप है, दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन द ड्राइविंग फोर्स इज द सॉल्वेशन बाय द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से ये बॉन्ड टूट करके और ये कार्बोकेटाइन बन सकता है। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ अ बॉन्ड। CCl बॉन्ड की क्लीवेज इन्वॉल्व है, इसलिए जब तक सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलेगी ये स्टेप होगा नहीं। तो दिस इज सेड टू बी द स्लो स्टेप। वी फर्दर मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अभी ये जो कार्बोकेटाइन बन गया था, चार्ज स्पीशीज है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अपने आप में कंप्लीटली स्टेबल नहीं है। इट विल बी अटैक्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट है वाटर, ये इसको अटैक करेगा। वाटर में क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स और यहाँ इस कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सो दिस ऑक्सीजन विद इट्स लोन पेयर विल कम एंड अटैक दिस कार्बन फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद इट। एज अ रिजल्ट वी गेट दिस इंटरमीडिएट स्पीशीज। अब यहाँ क्या हो गया, कार्बन के तो सारे बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, ऑक्सीजन ने लोन पेयर के थ्रू इसके साथ बॉन्ड बना लिया। नाउ दिस ऑक्सीजन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज अगेन एन इंटरमीडिएट। ये बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे एरो पे हमने मेंशन किया है, देखिएगा फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप क्योंकि रिएक्शन में बॉन्ड बन रहा है, दिस इज द फास्ट स्टेप। वी नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन टू स्टेप 3। Once this cation is formed, अब यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी कैटायनिक स्पीशीज एक तरह से हो गई, स्टेबल नहीं रहेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हाट विल हैपन, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दिस विल रेडिली एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम दिस। ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा फॉर्मिंग H3O पॉजिटिव और यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इन द थर्ड स्टेप वी गॉट दिस अल्कोहल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो रहा है इन मल्टीपल स्टेप। मल्टीपल स्टेप में जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, जबकि दूसरा स्टेप भी फास्ट है और ये थर्ड स्टेप भी फास्ट है। जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होता है कोई, तो वहां पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमेशा कौन सा होता है, द स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज गोइंग टू बी द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। एज अ रिजल्ट इस फर्स्ट स्टेप को ही हम कहते हैं कि ये इस रिएक्शन का क्या रहेगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप रहेगा। ठीक है, ये हमारे रिएक्शन के स्टेप्स कंप्लीट हुए। अब हमने जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया है, वाटर मॉलिक्यूल लिया है, तो हम देख रहे हैं कि द रिएक्शन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स।
If, however, the attacking nucleophile is an anion, negatively charged ion, केवल OH negative ions हो, तो ये reaction 2 steps में ही complete हो जाएगा. So the reaction, if the nucleophile is anionic, will complete in only 2 steps. Whereas if the nucleophile is neutral molecule, it is going to get completed in 3 steps. ये हो गया इसका basic reaction mechanism. थोड़ा सा हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल पे भी नजर डाल देते हैं. एनर्जी प्रोफाइल हमने इस तरह से इस रिएक्शन की बनानी है. यहाँ आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट्स है. रिएक्टेंट्स के बाद ये जो 3 पीक्स हैं, ये इस रिएक्शन के तीनों स्टेप्स को बता रहा है. दिस कर्व, दिस पीक represents the first step, this represents the second step, and this portion represents the third step. यहाँ पर हमेशा ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा और उससे थोड़ी कम इंटरमीडिएट की. पहले स्टेप में हमारे पास ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है. इससे Cl नेगेटिव रिमूव होकर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है. तो इस इंटरमीडिएट की एनर्जी ये रहती है, कुछ पर्टिकुलर एनर्जी. अगेन द सेकेंड स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज द सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस. और ये अपना फिर थर्ड स्टेप आ जाता है. थर्ड स्टेप में इंटरमीडिएट बन के फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में. सो दिस इज हाउ द एनर्जी प्रोफाइल इज रिप्रेजेंटिंग द 3 स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन. अगर 2 स्टेप में कंप्लीट होता है रिएक्शन तो कर्व 2 ही आके प्रोडक्ट तक कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज अबाउट द रिएक्शन प्रोफाइल. अब अपन मूव ऑन करते हैं टू सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द SN1 मैकेनिज्म. बेसिक मैकेनिज्म हमने देख लिया. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन वन बाय वन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है दैट द रिएक्शन कंप्लीट्स इन मल्टीपल स्टेप्स. अपन ने अभी तो स्टेप्स लिखे ही हैं. हमने कहा है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होगा तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन 3 स्टेप्स. वेराज अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हमारा एनायनिक है तो रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स. तो कुल मिलाकर रिएक्शन कैसा रहेगा, मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होगा. जब भी कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होता है तो उसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमेशा कौन सा होगा, स्लोएस्ट स्टेप विल बी द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. और अभी जब हमने मैकेनिज्म लिखा था तो देखा था कि हमेशा जो फर्स्ट स्टेप है विच इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड, दैट इज ऑलवेज द स्लोएस्ट स्टेप एंड हेंस दैट विल ओनली बी द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जब CX बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो हैलाइड आयन रिमूव होता है और हमें क्या मिलता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट. तो इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज गोइंग टू बी फॉर्म. इंटरमीडिएट्स में हमने पढ़ा हुआ है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है. जैसे कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ध्यान होना चाहिए हमें. कार्बोकेटाइन अगर कोई एक पर्टिकुलर बनता है CX बॉन्ड की क्लीवेज से एंड इफ एडजेसेंट कार्बन से किसी ग्रुप की शिफ्टिंग होने पर, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन से किसी ग्रुप की शिफ्टिंग होने पर अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है तो वो जरूर होगा. तो ये जो रीअरेंजमेंट है, ऑलवेज अ लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी कन्वर्टेड to a more stable one if there is a possibility. और पॉसिबिलिटी कैसे होती है, जस्ट एडजेसेंट कार्बन से किसी ग्रुप की शिफ्टिंग होने पर. तो ये अपना कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है. फिर अपन बात करते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा हमारा, फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं दैट रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K into concentration of RX. दिस इज द सबस्ट्रेट, द एल्काइल हैलाइड. इनटू हमने क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 0. क्यों, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल कहीं पिक्चर में ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं है. तो सिंस दिस डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, हेंस इट्स कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन. इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. फर्दर रेट ऑफ द रिएक्शन अगर अपन कंपैरिजन करें, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन बॉन्ड. कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी होता है उतना वो जल्दी बनेगा और रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को देखते हुए ही हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स की रिलेटिव रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन से सम अप कर सकते हैं. बेंजाइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन देते हैं. क्यों, क्योंकि बेंजाइल हैलाइड C6H5 CH2X कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा तो C6H5 CH2 पॉजिटिव आयन.
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है इसलिए वो सबसे इजीली बनेगा एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी द फास्टेस्ट। इससे रिलेटिवली थोड़ा कम एलाइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी रहेगी। एलाइल हैलाइड्स में भी एलाइलिक कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एंड दैट इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से उसकी रिएक्टिविटी रहेगी। उससे रिलेटिवली कम होगी रिएक्टिविटी हमारे एल्काइल हैलाइड्स की। एल्काइल हैलाइड्स भी हम क्लासिफाई करते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी हैलाइड्स से CH बॉन्ड की क्लीवेज पर क्या बनेगा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, इसीलिए टर्शियरी हैलाइड्स की रिएक्टिविटी क्या रहेगी? SN1 से फास्टेस्ट। उससे रिलेटिवली कम आ जाएगी सेकेंडरी हैलाइड्स की रिएक्टिविटी एंड प्राइमरी हैलाइड्स विल बी लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड्स, these are exceptionally very highly reactive towards SN1 reaction। इसके अलावा CH3O CH2S ये भी बहुत ज्यादा फास्ट देता है रेट ऑफ रिएक्शन। Why? Because the carbocation is quite stable. That is why. We now start off with the stereochemical aspects of SN1 reaction। SN1 reaction के stereochemical aspect, अगर हम एक कायरल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो क्या इफेक्ट होता है ये हम इसमें देखेंगे। हमने मैकेनिज्म पढ़ा है SN1 का, हम जानते हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन है और फर्स्ट स्टेप में हमेशा CX बॉन्ड विल अंडरगो क्लीवेज एंड एज अ रिजल्ट अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अब ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज बेयरिंग कार्बन रहेगा दैट विल ऑलवेज बी sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड कार्बन में ज्योमेट्री उसके तीनों ऑर्बिटल्स की, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की क्या रहती है? ट्रायंगुलर प्लेनर। Planar triangular means all the three hybrid orbitals will be in one plane like this। ठीक है। अब सपोज हमारा जो इनिशियल हैलाइड मॉलिक्यूल था उसमें CX बॉन्ड बेयरिंग कार्बन एटम जो है that was a chiral carbon atom। We can take an example like this, है ना? ये मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, यहाँ ये कार्बन और इससे हैलोजन क्लोरीन जुड़ा हुआ है। This carbon is then attached with a phenyl group D and H over here। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? एक कायरल सेंटर। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं SN1 मैकेनिज्म से ऑन अ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर पे जैसे ही हम SN1 रिएक्शन करवाएंगे, इन द फर्स्ट स्टेप द CX बॉन्ड विल अंडरगो क्लीवेज। एज अ रिजल्ट अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर इंटरमीडिएट लाइक दिस। So the attacking nucleophile can attack either from the top of this plane like this। As a result, we'll have this configuration of the molecule product। Or else दूसरा क्या हो सकता है केस? ये हमारा कार्बोकेटाइन है, इसमें बॉटम से अटैक करे हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही ये बॉटम से अटैक करेगा तो बाकी के ग्रुप्स क्या हो जाएंगे? They will be lifted up like this। तो यानी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? उल्टी। तो इस तरीके से we will get a mixture of two products having different configuration। These two products which have different configuration around the chiral carbon atom, these are called as enantiomers or the enantiomeric pair। enantiomeric pair इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है? सिर्फ एक कायरल सेंटर। तो around that chiral center configuration varies। As a result we get enantiomers। One of them will be dextrorotatory, the other will be liborotatory। Theoretically हम ये कहते हैं कि हमें equimolar mixture मिल जाता है enantiomers का। The equimolar mixture of enantiomers is called as racemic mixture। और क्योंकि इस रिएक्शन से हमें racemic mixture मिलता है इसलिए we say the process is racemization। Theoretically complete racemization हम assume करते हैं, but practically when we carry out the reaction, generally partial racemization is seen। The inverted product is formed in a greater concentration as compared to the retained configuration product। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल जब हमारा एक ही कायरल सेंटर है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम इसी लाइन में डिस्कस करते हैं। We next move on to this example। Here we have this carbon is the chiral center। It is attached to an methyl group, bromine and hydrogen। हम इसका रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं। SN1 रिएक्शन हो रहा है। SN1 रिएक्शन जब हो रहा है तो ये Br हट के सेम साइड पे OH लग सकता है। पॉसिबिलिटी ये है।
This is the retention of configuration around the chiral center. Otherwise, we can have the inverted product also. OH is attached at the opposite end from where the halogen has left. तो इस तरह से हमें mixture of two different products मिल सकता है. We take another example. We can take this molecule. ठीक है. 2-iodobutane हम इसको कह सकते हैं. यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे हमारा आयोडीन लगा हुआ है. हम रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ. We know nucleophilic substitution will take place. Iodine will be removed and it will be replaced by OH. ये OH जहाँ से आयोडीन हटा है सेम साइड पे भी लग सकता है. वेज से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है. या फिर OH हटकर ऑपोजिट साइड पे भी OH लग सकता है. डैश पे आयोडीन हटा वेज से और OH कहाँ पे आया यहाँ पे डैश पे. तो एज अ रिजल्ट वी से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. तो यहाँ हमारा रिटेंशन हो गया कॉन्फिगरेशन का, जबकि यहाँ पर क्या हुआ inversion of configuration has taken place. We take one more example, this one. We have the cyclohexyl with bromine and methyl group substituted at the two ends. आप reaction water से करा रहे हैं. Again we say nucleophilic substitution. SN1 reaction will take place. The bromine will be replaced by OH. अब यहाँ हमने wedge पर bromine लगा हुआ है और wedge पर ही methyl group लगा हुआ है. Replacement होगा bromine का किससे? OH से. OH can be replaced at the wedge site also, या फिर OH can be attached on the dash side also. यहाँ पर जब wedge पे ही लगा तो retention of configuration, जबकि यहाँ जब dash पे आ गया तो inversion. यहाँ पे लेकिन हम ये और चीज देखते हैं कि ये जो कार्बन एटम है जिस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इट इज नॉट अ कायरल कार्बन. कायरल सेंटर नहीं है ये. तो ये हम एनैंशियोमर्स इन एग्जांपल्स में इनको नहीं कहेंगे. एनैंशियोमर्स हम नहीं कह रहे हैं. तो ये क्या है? दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेसिकली. यहाँ दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट्स वेज पर हैं तो हम उसको कहेंगे सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, whereas this is going to be the trans ज्योमेट्रिकल आइसोमर. अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मॉलिक्यूल इन विच देयर आर मोर देन वन कायरल सेंटर. एक सिंपल एग्जांपल हम ये ले रहे हैं. In this particular molecule we can see that there are two chiral carbon atoms. Bromine is attached to one of the chiral carbon atoms. जब आप रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं तो the bromine will be replaced by OH. इस chiral कार्बन से या तो जहां से ब्रोमीन निकला सेम साइड पे OH ग्रुप अटैच हो जाएगा. तो दिस इज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन. या फिर जहां से ब्रोमीन हटा उसके ऑपोजिट साइड OH आ सकता है. दिस इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? इस कायरल सेंटर पे कॉन्फिगरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन. द कॉन्फिगरेशन रिमेन्स एज सच फॉर द सेकेंड कायरल कार्बन. चेंज किसमें हो रहा है? केवल फर्स्ट कायरल कार्बन पे. तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं हमें, दीज आर नॉट एनैंशियोमर्स, दे आर डायस्टीरियोमर्स. दे डिफर इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द कायरल कार्बन, नॉट द अदर. After completing the stereochemical aspects, we now further move on to the factors affecting the rate of SN1 reaction. Various factors will affect the rate of the reaction. One by one we'll discuss them all. The first factor is of course the nature of the substrate. Substrate यानी हमारा जो halide molecule है वो हमारा substrate है. उसके nature पे कैसे rate of reaction depend करेगी. हम जानते हैं, हमने अभी mechanism पढ़ा था, उसमें कहा था हमने कि जो first step है उसमें हमारे सबस्ट्रेट में से CX बॉन्ड का क्लीवेज होता है. एज अ रिजल्ट अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. यही स्टेप हमारा क्या है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है. इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन. तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना वो रेडिली बनेगा. एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या हो जाएगी? फास्टर हो जाएगी. और जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी वो आसानी से नहीं बनेगा. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हमारे दे सकते हैं बेंजाइल हैलाइड्स. व्हाई? बिकॉज द बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, सबसे आसानी से बनेगा. उससे थोड़ी कम रिएक्टिविटी आ जाती है एलाइल हैलाइड्स की. एलाइल हैलाइड्स भी ऑन क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एलाइलिक कैटायन. एलाइलिक कैटायन में भी कुछ हद तक रेजोनेंस होता है. बेंजाइलिक कैटायन से रिलेटिवली लेस स्टेबल है, इसलिए रिएक्टिविटी इनकी थोड़ी सी SN1 रिएक्शंस में कम पाई जाएगी.
और एल्काइल हैलाइड्स विल ऑफ कोर्स गिव एल्काइल कार्बोकेटायंस, उनकी स्टेबिलिटी, उनमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी तो उनकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम। अब नॉर्मल एल्काइल हैलाइड्स भी हमारे 3 तरह के हम बताते हैं, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड। टर्शियरी हैलाइड्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटायन विच इज मोर स्टेबल, एज अ रिजल्ट इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। सेकेंडरी हैलाइड्स they lead to the formation of the secondary carbocation which is relatively less stable, so rate of reaction क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइमरी हैलाइड्स की और कम। मिथाइल हैलाइड्स डू नॉट फॉलो द SN1 mechanism, why? Because मिथाइल केटायन इज नॉट स्टेबल एट ऑल। ये तो हो गया हमारा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कि किस तरह से सबस्ट्रेट के नेचर से रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस होगी। वी नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड फैक्टर दैट इज द नेचर ऑफ द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जितनी अच्छी लीविंग ग्रुप एबिलिटी पोजेस करेगा उतना ही आसानी से वो लीव करेगा, एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर। ये फैक्टर उसी तरह से रहता है यहाँ पर भी जैसा कि हमने SN2 मैकेनिज्म में पढ़ा था। द बेस्ट लिविंग ग्रुप सच एज वाटर, N2 एक्सेट्रा न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्टेबल है, बेस्ट लिविंग ग्रुप से आसानी से हटेंगे, एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन उनसे क्या होगी, फास्टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर अपना आ जाता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे इन्फ्लुएंस करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। हम जानते हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा है, CX बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है, एज अ रिजल्ट द कार्बन इज एक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन इज बीइंग फॉर्म्ड और एक हैलाइड आयन रिमूव हो रहा है उसमें से। तो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, 2 आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन। आयन्स आर मोर स्टेबल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। As a result, SN1 reaction will be much faster provided it is carried out in the presence of polar protic solvents. क्यों? क्योंकि वो आयंस को स्टेबलाइज बेटर कर पाते हैं। The next factor is temperature. टेम्परेचर, यहाँ भी हम वही बात कहते हैं कि जो टेम्परेचर होता है रिएक्शन का that must be relatively low, then only SN1 reaction will take place. टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट प्रीडोमिनेटिंग, वो कंपीटिंग रिएक्शन है तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेट प्रीडोमिनेटली होने लग जाएगा। तो दैट इज व्हाई द टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट रिलेटिवली लो। दीज आर ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शन। यहाँ अपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म के कंप्लीट होते हैं। Let us now discuss some questions related to this so that we can have a better understanding of the topic. Questions में अपन कुछ questions देखेंगे जिसमें we have been given particular set of compounds. We have to arrange them in the decreasing order of rate of SN1 reaction. मतलब कुछ compounds जो दिए हैं हमें बताना है सबसे fast SN1 reaction कौन देगा और slow होते होते slowest कौन सा देगा। We start off with the first example. First example में आप देख रहे हैं you have been given methyl chloride. उसके अलावा again you have a primary halide, a secondary halide and a tertiary halide. कुछ examples भी हैं। Fastest reaction कौन देगा via SN1 mechanism? जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे फास्ट SN1 देगा। Tertiary halide will give a tertiary carbocation which is more stable. Secondary halide will give us secondary carbocation which is relatively less stable. Primary halide will give rise to a primary carbocation which is still less stable. और मिथाइल हैलाइड क्या बनाएगा, मिथाइल केटायन जो कि स्टेबल ही नहीं है, आसानी से बनेगा ही नहीं। So that is why rate of reaction fastest किसमें होगी, कंपाउंड D में। It forms the more stable tertiary cation. उससे relatively less कंपाउंड C में और कम कंपाउंड बी में और सबसे कम हो जाएगी SN1 रिएक्शन की रेट कंपाउंड ए में। ये एक एग्जांपल हो गया। अभी मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल ओवर हियर। यहाँ पर भी हमें क्या दे रखे हैं, 4 अलग अलग कंपाउंड्स दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा फास्टेस्ट देगा और कौन सा रिलेटिवली स्लो देगा। तो इसमें अपने को अगेन कंपैरिजन करना है CX बॉन्ड की क्लीवेज होकर जो केटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी। हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कैटायन बनेगा, दिस कार्बन विल बेयर द पॉजिटिव चार्ज CX बॉन्ड के क्लीवेज पर। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं, लोन पेयर। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। रेजोनेंस के कारण ये कार्बोकेटायन क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। सिमिलरली रेजोनेंस तो यहाँ भी होगी, ये बेंजाइलिक हैलाइड है, CX बॉन्ड टूटेगा, बेंजाइलिक कैटायन विल आल्सो बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
लेकिन लोन पेयर के कारण जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू the resonance stabilization due to pi electron. So this will form a more stable carbocation as compared to the benzylic cation. That is why compound C will give the fastest SN1 reaction. Second आ जाएगा अपना compound D, उससे relatively कम rate पर देगा compound B. एलाइलिक cation है, बनने वाला है यहाँ पे, एलाइल हैलाइड है इस वजह से, और ये एक सिंपल एल्काइल हैलाइड है, तो इसकी rate of reaction SN1 mechanism से सबसे कम रहेगी. So this completes the second question. नेक्स्ट अपन थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. बेंजीन रिंग है सब्स्टिट्यूटेड, बेंजाइल हैलाइड्स है ये, CH2I सब पे. ऑल दीज आर बेंजाइल आयोडाइड्स. फर्क क्या है इन सब मॉलिक्यूल्स में? बेंजीन रिंग पर इस CH2I के अलावा दूसरे जो ग्रुप्स अटैच्ड है उनमें डिफरेंस है. वी हैव नाइट्रो ग्रुप ओवर हियर, मिथाइल ग्रुप ओवर हियर, मिथॉक्सी ग्रुप ओवर हियर एंड NH2 ग्रुप ओवर हियर. अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप will increase the positive charge density on the cation and destabilize it. As a result, rate of reaction क्या रहेगी? Slow रहेगी. But electron donating group will stabilize the cation and so the rate of reaction will be faster. अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बाकी ये तीनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो इस कंपाउंड ए में रेट ऑफ रिएक्शन SN1 से क्या हो जाएगी? मिनिमम. अब हम बाकी तीन को कंपेयर कर रहे हैं. Methyl group is electron donating. It donates electron via inductive effect and hyperconjugation effect. ये दोनों ही effects resonance effect या mesomeric effect के comparatively weaker effects होते हैं. तो this is a relatively weaker electron donating group. इन दोनों में देखें तो इन दोनों में they both donate via mesomeric effect. So they are better donors. ये cation को ज़्यादा stabilize करेंगे as compared to this. तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा हुई नाइट्रो ग्रुप के कंपैरिजन में, बट इन दोनों के कंपैरिजन में क्या रहेगी? कम रहेगी. इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली कम है, इसलिए NH2 ग्रुप ज्यादा बेटर डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. That is why rate of reaction सबसे ज्यादा किसमें होगी? कंपाउंड D में, और उससे थोड़ी कम कंपाउंड C में. So we get this order. We come to next example, a very interesting question. यहाँ हमारे ये तीन डिफरेंट ब्रोमाइड्स हैं. इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रोमीन एटम एक बाइसाइक्लो मॉलिक्यूल पर सब्स्टिट्यूटेड है एट द ब्रिज हेड कार्बन. यहाँ भी वही बाइसाइक्लो मॉलिक्यूल है, but the bromine is not present on the bridgehead carbon atom, it is present on the next carbon atom. और ये अपना simple cyclohexyl रिंग है और उस पर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूटेड है. जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वो आसानी से रिएक्शन देगा. ये एक सेकेंडरी कार्बन है, ये एक टर्शियरी कार्बन है जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है. तो यहाँ CH बॉन्ड टूटने पर टर्शियरी कैटायन बनेगा, जबकि यहाँ क्या बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकेटायन. टर्शियरी कैटायन इज मोर स्टेबल, secondary cation is less stable. And when we come to this one, ये एक bridgehead carbon है. Brent rules के according हम पढ़ते हैं कि bicyclo molecules में bridgehead carbon पर positive charge कभी नहीं आ सकता. So this CX bond cleave होकर के cation बनना formation favorable नहीं होगा, इसलिए यहाँ rate of reaction सबसे कम रहेगी via SN1 mechanism. We move on to the last example. Last example, again an interesting one. We have these four different molecules. अब जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन देगा. यहाँ पर CX बॉन्ड टूटने पर पॉजिटिव चार्ज आते ही we get a carbocation which is an aromatic molecule. पॉजिटिव चार्ज यहाँ और यहाँ पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो एज अ रिजल्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनके रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एरोमेटिक सॉरी ये अपना एरोमेटिक कैटायन बनेगा. सिमिलरली यहाँ पर भी CX बॉन्ड की क्लीवेज के बाद एक एरोमेटिक सिस्टम अराइज होगा. So the carbocations formed in both these cases will be aromatic. In this case, on the cleavage of CX bond, the carbocation formed will be anti-aromatic. जबकि इसमें CX bond की cleavage होकर non-aromatic cation बनेगा. So aromatic cations will be more stable, they will give faster reaction.
एरोमेटिक यहाँ भी है, एरोमेटिक यहाँ भी है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? यहाँ एरोमेटिक है ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ 2 pi electrons, whereas here the carbocation is aromatic and has resonance of 6 pi electrons. 6 pi electrons का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, इस वजह से कंपाउंड डी का कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है. इट विल गिव फास्टेस्ट SN1 रिएक्शन. We next move on to compound A. ये भी एरोमेटिक है बट रिलेटिवली लेस स्टेबल. उसके बाद आ जाएगा कंपाउंड सी, नॉट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कैटायन बन रहा है, जबकि यहाँ एंटी एरोमेटिक कैटायन बनेगा विच इज लीस्ट स्टेबल एंड सो द रिएक्टिविटी इज लेस. ये हमने कुछ एग्जांपल्स अपने कवर कर लिए हैं बेस्ड ऑन SN1 मैकेनिज्म. यहाँ अपना SN1 मैकेनिज्म का डिस्कशन कंप्लीट होता है. So far in the portion we have read, in the videos we have discussed, we have completed the SN1 and SN2 reaction mechanisms in alkyl halide. यहाँ हमारे SN1 और SN2 mechanism with some questions, few examples we have taken, discussion complete होता है. If you like our content, if you like the matter discussed over here, please do subscribe to the channel.